और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने बॉटनी ऑनर्स किया और उसके बाद हमने एलएलबी की। तो मेरी शिक्षा का जो ट्रैक है इस तरह से चला और मैं दिल्ली में। बहुत बढ़िया। देखिए, गांव का बच्चा आज वो एसडीएम बन गए हैं। गांव में पले, गांव में पैदा हुए, उस मिट्टी को आज भी नमन है कि हमारे भारत की गांव की मिट्टी में ऐसे ऐसे शख्स पैदा हुए हैं कि जो अपने देश का नाम रोशन करते हैं। सजा देने का असली उद्देश्य ये नहीं है कि आपने कोई गलती करी और आपको सजा दे दी गई। सजा देने के बाद जब सजा की अवधि पूरी हो जाएगी तो क्या वो व्यक्ति रिफॉर्म हो गया? अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव था तो क्या वो पॉजिटिव हो गया? सो दैट कि जब वो वापस समाज में आए तो क्या वो एक उपयोगी आदमी होगा? क्या समाज उसको एक असेट के रूप में एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर आपने किसी को जेल में डाला और 6 महीने, साल, 2 साल के बाद वो बाहर निकला, लेकिन अगर उसका रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसका मानसिक चेंजेस जो आने थे, पॉजिटिविटी जो आनी थी, वो अगर नहीं आई तो उसको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं। तो जो मेरा काम था वहां पे रिफॉर्मेशन, अब किसी व्यक्ति को कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसके दिमाग को कैसे बदला जा सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग बाहर रह करके नहीं बदल सकते। वहाँ प्रिजन में आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, प्रतिशोध की भावना में है, बहुत तरह के मेंटल चीज़ें उसके दिमाग में चलते रहती है। तो कैसे रिफॉर्म किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन है, उसमें गिनती के लोग हैं जिनको ये जिम्मेवारी मिलती है ये करने के लिए। सबको क्या, हर कोई चाहे कि मैं ये काम कर लूँ, आपको दिया ही नहीं जाएगा साहब, ये रोल आपको नहीं दिया जाएगा। मुझे दिया गया है, मैं वहां तक पहुंचा हूँ, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं, ऐसी कोई छाप छोड़ के जाऊं, एक वर्क कल्चर डेवलप करूं। तो मेरी कोशिश ऐसी होती है, सबऑर्डिनेट के साथ एक वर्क कल्चर डेवलप करूं, सो दैट कि जब मैं आऊं तो उनको लगे एक माहौल चेंज हो गया। और किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसको भी सुनूं, किसी के यहाँ कोई व्यक्तिगत बात हो गई तो वहाँ पे उनका हाल पूछना, जाना आना, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो मैं टीम वर्क में काम करता हूँ और शायद मेरी सफलता का राज भी यही है। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। आज इस बुलबुल की महफिल हमारे YouTube चैनल में हम एक नया पॉडकास्ट लेकर आपके सामने आएंगे और इसमें आपके साथ में होंगे मिस्टर संजय अंबष्ठा जी, जो कि एक एसडीएम हैं, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है। तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट होने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या अनुभव किए, कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़ते चले गए। एक गांव से, गांव में पैदा हुए, छोटे से गांव में पैदा हुए, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी जीवन यात्रा आगे लेके गए और उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां और समाज सेवा के अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। युवाओं और समाज के लिए बहुत प्यारे संदेश आपको सुनने के मिलेंगे। बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में संजय जी जैसे समर्पित और प्रेरक व्यक्तित्व से सीख लेने का हमें अवसर मिला। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बुलबुल की महफिल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी। आज हम फिर से आपके साथ आए हैं अपने इस YouTube चैनल बुलबुल की महफिल में, जिसमें आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने लास्ट हमारा एपिसोड किन्नर समाज के लिए सुना कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन को कठिनाइयों से आगे लेकर गए, और अब बीच में अभी आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं, जिसमें आयुर्वेदा डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर, काउंसलर और जो हीलिंग थेरेपी करते हैं और ग्रेटिट्यूड वाले, उस तरीके से बहुत सारे आपके पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो आज हमारे बीच में है मिस्टर संजय अंबष्ठा जी, जो कि एक एसडीएम है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो तिहाड़ जेल से हुई थी और वहां पर इन्होंने रहकर बहुत सारा ऐसा काम किया, बहुत सारे कैदियों के साथ में काम किया, वहां के जो सुप्रीडेंट थे उनके साथ में किया। इनकी यात्रा बहुत अच्छी और सुखद रही है कि इन्होंने आम नागरिक को
एक खास नागरिक बनाने में कैसे मदद की है। तो जो इन्होंने अपनी सेवा और प्रशासनिक कार्यों में अपनी प्रेरक यात्रा बनाई है, आज हम उनके लिए बातचीत करेंगे। संजय अम्बष्टा जी से स्वागत है आपका हमारे इस बुलबुल की महफिल में। बुलबुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए, पॉडकास्ट के लिए मुझे आमंत्रित किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज हम जानेंगे दर्शकों कि इनके जीवन की अनमोल सीख कैसी है और इनके कार्यों का अनुभव और समाज और नागरिकों के लिए योगदान, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि जो हमारे नागरिक है, समाज है, उसके पीछे किन किन लोगों का इतना बड़ा योगदान होता है, जो कि आपके सामने नहीं आ पाते और वो आपके लिए इतना अच्छे कार्य करते हैं। और वो प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ी को राह दिखाती है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसे बीता। बुलबुल जी, बिहार में एक छोटा सा गांव, जिला जमुई, पहले मुंगेर हुआ करता था। उसमें एक छोटा सा गांव, बिल्कुल पहाड़ की तलहटी पे बसा हुआ गांव, नैसर्गिक सौंदर्यता से भरपूर, वाह। मिट्टी के घर वाला गांव। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बिहार में चिकित्सा विभाग में थे, कार्यरत थे। ओके। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव के स्कूल में शुरू हुई। और वहाँ से हम 5 भाई बहन हैं, मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो हमारा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। फिर पिताजी की नौकरी के साथ हम लोग गांव से थोड़े से बड़े, शहर नहीं कह सकते, मेडियोकर शहर में हमारी शिक्षा हुई, स्कूलिंग शिक्षा हुई। उसके बाद हम लोग महाविद्यालय मुंगेर डीजे कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए हम वहाँ आए। वहाँ मेरी पढ़ाई पूरी हुई, ग्रेजुएशन। उसके बाद ग्रेजुएशन मुंगेर से करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने बॉटनी ऑनर्स किया और उसके बाद हमने LLB की। तो मेरी शिक्षा का जो ट्रैक है इस तरह से चला और मैं दिल्ली में। बहुत बढ़िया। देखिए, गांव का बच्चा आज वो SDM बन गए हैं, गांव में पले, गांव में पैदा हुए। उस मिट्टी को आज भी नमन है कि हमारे भारत की गांव की मिट्टी में ऐसे ऐसे शख्स पैदा हुए हैं कि जो अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो संजय जी, प्रशासनिक सेवा में आने का निर्णय आपने कब और क्यों लिया। जी बुलबुल जी, एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि हम लोग इस धरती पे कुछ समय के लिए आए हैं, मे बी 60 साल, नॉर्मल हम लोग बात करें 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल में हम लोग को अपनी एक जीवन यात्रा पूरी करनी है। और इस समाज से, इस देश से, इस सोसाइटी से काफी कुछ हम लोग को लेते हैं। हम लोग इनिशियली लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करने के बाद हमें एक समय आता है जब हम सोचते हैं कि अब हमें कुछ वापस करना है। जैसे एक पेड़ है, एक पौधा आप लगाइए, बीज लगाइए, फिर उसको सींचिए, उसको बड़ा कीजिए, कुछ सालों तक पौधा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, कोई फलदार पेड़ है, तो पेड़ क्या करता है, फिर फल देने शुरू करता है। तो वो वापस, जिन्होंने उस पेड़ को लगाया उसको वापस वो फल देता है। तो हम लोग का भी जीवन ऐसे होना चाहिए। हमें समाज, देश, परिवार बहुत कुछ देता है, दे करके हमें बड़ा करता है। तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती और हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग वापस में समाज को कुछ दें। तो प्रशासनिक सेवा में आने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था, या जो मैंने सोचा कि मैं शायद इस सेवा में आकर के मैं समाज को कुछ बेहतरी के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ समाज को वापस कर सकता हूँ। बहुत तो बढ़िया। ये मेरी विचारधारा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपकी सोच है। कहते हैं जहाँ पे हमारी सोच अच्छी होती है वहां पे परमात्मा भी हमारे साथ में जी, रहते हैं। जी। जैसा कि हमें संजय जी ने बताया कि इस तरीके से उन्होंने समाज में कार्य करने का एक जज्बा उनके अंदर था कि हमें कुछ वापस देना है इस समाज को। तो मैं चाहती हूँ कि आज के यूथ को भी इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। संजय जी, आपके जीवन में ऐसे कौन से अनुभव रहे जिन्होंने आपको समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया कि मुझे
कुछ ऐसे आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए एक दो, कि जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए ये काम। जी, बुलबुल जी, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही छोटे से गांव से बिहार में, जिसको अभी भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक कुछ पिछड़ा राज्य कहा जाता है, वहां से निकल के आया हूं। तो मैंने वहां का जीवन देखा है, वहां की गरीबी देखी है, वहां का संघर्ष देखा है। तो ये दिल में जरूर आता है कि हम इन लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इनकी बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये एक मन में विचार था। घर में माहौल अच्छा था पढ़ाई लिखाई का। मेरे घर में सब नौकरी पेशा लोग ही हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। तो और मैंने जो नौकरी पेशा में उच्च ओहदे वाले लोग हैं उनको करीब से देखा, तो मुझे लगा कि इनके हाथ में वो पावर होती है, वो क्षमता होती है, वो निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिस जिस निर्णय के आधार पे ये समाज में अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। आपके परिवार में या कोई ऐसा गुरु जो आपको इस प्रशासनिक सेवा की ओर ले गए? एक तो मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा था, खुद मेरे पिताजी और माँ, उन लोगों की इच्छा यही थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। मैं चूंकि भाइयों में बड़ा था, तो ये भी था कि तुम जैसा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो ये अपने आप में ये प्रेरणा मुझे घर से ही मिली थी। बाकी जो मेरे गुरुजन थे, जो बचपन के गुरुजन, मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं बहुत मेधावी छात्र तो नहीं था, लेकिन हाँ मेडियोकर था, थोड़ा सा बेटर देन एवरेज। तो जो गुरुजी थे, गुरुजी लोगों की भी यही इच्छा होती थी कि भाई तुम लोग कुछ, तुम्हारा परिवार का माहौल ऐसा है, तुम लोग कुछ ऐसा करो जिसको मुझे बताकर गर्व महसूस गर्व। हो कि अगर मैं अपने शिक्षक को मैं कुछ दे सकूं, तो ये दे सकूं कि कल को शिक्षक मेरे जाकर के, जब मैं जाता हूं गांव में, मैं मिलता हूं उनसे, उनके चरण स्पर्श करता हूं, तो जब पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किस जगह तक पहुंचे, तो उनको ये गर्व महसूस होता कितना है। अच्छा लगता होगा तो उनको। मैं उनको ये रिटर्न देना चाहता हूँ, देता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद यही मेरी गुरु दक्षिणा है। उनकी भी तो अपेक्षाएं आपसे थी ना, कि ये पता जी चल जाता है कौन सा बच्चा कहाँ निकलेगा। जी जी जी, वो उनको पता होता है और वो उम्मीद लगाते हैं, तो आपने उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। बहुत कोशिश किए बढ़िया। खरे उतरने। सर, आपने तिहाड़ जेल में काम किया, हमें पता चला, हमने आपके बारे में सुना भी है और आपसे देखा भी है, कुछ सीखा भी है। आपने उस अनुभव से क्या ऐसा सीखा कि तिहाड़ जेल के जो लोग हैं, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के कैदी, जिनके साथ आपने अपना इतना अच्छा वक्त बिताया, उसके बारे में थोड़ा शेयर कर कीजिएगा। जी, एक जिंदगी भर यादगार रहने वाला अनुभव रहा है तिहाड़ में एज ए जेल सुपरिटेंडेंट काम करने का। क्योंकि मेरी दिल्ली सरकार की नौकरी है, और मेरी नौकरी में हर 2 3 4 साल के बाद मेरा विभाग बदल दिया जाता है। तो मुझे नए नए विभागों में जाकर काम करने का अनुभव मिलता है। इसी क्रम में मुझे तिहाड़ जेल में एज ए डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट काम करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से जेल के बारे में जो आम लोगों की धारणा है, जो सोचते हैं, उससे हट के मुझे वहां एक दुनिया दिखाई पड़ी। जो मुझे वहां काम दिया गया, बहुत ही चैलेंजिंग काम है, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स। ओके। देखिए, हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसको फला टाइम के लिए सजा दी जाती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, वट एवर। लेकिन सजा देने का असली उद्देश्य ये नहीं है कि आपने कोई गलती करी और आपको सजा दे दी गई। सजा देने के बाद जब सजा की अवधि पूरी हो जाएगी, तो क्या वो व्यक्ति रिफॉर्म हो गया? अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव था, तो क्या वो पॉजिटिव हो गया? ओके। सो दैट कि जब वो वापस समाज में आए, तो क्या वो एक उपयोगी आदमी होगा? क्या समाज उसको एक असेट के रूप में एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर आपने किसी को जेल में डाला,
और 6 महीने, साल, 2 साल के बाद वो बाहर निकला, लेकिन अगर उसका रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसका मानसिक चेंजेस जो आने थे, पॉजिटिविटी जो आनी थी, वो अगर नहीं आई, तो उसको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं। तो जो मेरा काम था वहां पे, रिफॉर्मेशन, अब किसी व्यक्ति को कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसके दिमाग को कैसे बदला जा सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग बाहर रह करके नहीं बदल सकते, वहां प्रिजन में आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, प्रतिशोध की भावना में है, बहुत तरह के यस। मेंटल चीजें उसके दिमाग में चलते रहती है। तो कैसे रिफॉर्म किया जाए, तो मेरी कोशिश होती थी, मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे उनके लिए क्रिएटिव काम, बहुत सारे उनके लिए म्यूजिक, डांस, थेरेपी, वाह। योगा, मेडिटेशन, इवन एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, एजुकेशन के बाद उनको कोई जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी या अपने मन से आप करते थे? देखिए, हमसे एक्सपेक्ट तो यही किया जाता है कि आप कीजिए, लेकिन आप क्या इनोवेटिव करेंगे, ये लिबर्टी मुझे वहां थी। ओके। जो मेरे सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने मेरे को इस बारे में कभी नहीं रोका और इनकरेज किया। जब मैं कोई भी प्रपोजल लेके जाता था तो उसको वो एग्री करते थे। तो अब क्या करना है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेट। कैसे करना है, क्या करना है, ये ये तो आपको आपका। आपको खुद खुद डिसाइड करना है। यस। तो कुछ चीजें वहां थी, कुछ चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने उसको और बढ़ाया, उसको और बड़ा किया, और भी नए लोगों को जोड़ा। और मुझे ये लगता था कि 1000 की संख्या में कैदी हैं, जैसे एशिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है तिहाड़ को। यहाँ की पॉपुलेशन, जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे 2012 से 17 तक, 4 से 5 साल वहाँ रहा, तो लगभग 15,000 16,000 के करीब पॉपुलेशन था। तो अगर मैं कुछ को भी, चंद लोगों को भी अगर यस। रिफॉर्म कर सका, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके है। माइंडसेट को बदल सका, तो वो जब वापस वहां से समाज में आएंगे तो एक उपयोगी नागरिक रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन भी था कि कुछ लोगों को मैंने निश्चित रूप से उनके हृदय को छुआ, उनके दिमाग को यस। छुआ, और उनको भी ये बताने की कोशिश करी कि अगर कोई चीज़ गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो भूल सुधारने का मौका मिलता है। सबको दिया इसलिए जाता है। आजकल बहुत सारी जगह, डिफरेंट कंट्रीज में आजकल जेल का नाम बदल दिया गया है। ओके। जैसे आपको कोई चोट लग जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, तो जब अब प्लास्टर उतरता है तो आपको रिहैबिलिटेशन रिहैब सेंटर में भेजा जाता है कि आप फिजियोथेरेपी कराओ कुछ दिन। हम्म। तो ये जेल का नाम हटा करके रिफॉर्मेशन सेंटर रखा गया है वो जगह। अच्छा। तो ये व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए आपको यहाँ रखा है, उनको रिफॉर्म करके, उनको माइल्ड करके, उनको मोल्ड करके वापस भेजना है सोसाइटी में। हम्म। ये कोशिश ताकि होनी उनके चाहिए। अंदर से वो प्रतिशोध की भावना ना हाँ रहे, हाँ हाँ, माफी की भावना आ यस जाए। यस। तो आपका तो बड़ा दोस्ताना संबंध बन जाता होगा कुछ ऐसे लोगों के साथ। कोई यादगार अनुभव बताइए जो आज भी आपका थैंक्स करते होंगे। और ये तो जरूरी है, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें यादगार है और बहुत सारे कैदी वहां से छूट के निकले हैं। स्पेशली कुछ म्यूजिक के क्षेत्र में कुछ लोग थे जो वहां पे इतने मोल्ड हो गए कि उन्होंने पूरे दिन म्यूजिक क्रिएट किया, और जब जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा नाम किया है, और आज की डेट में अच्छा वो उनके एल्बम निकले हैं, और अच्छा। हमारी मुलाकात होती रहती है उनसे, हमारा मिलना जुलना होता रहता है। ओके। और एक और यादगार में अनुभव मैं आपको बताऊं, एक संस्था है, योगासन वो लोग कराते थे, योग कराते थे। तो कुछ कैदी ऐसे हैं हमारे यहाँ जेल में, ऐसे होते थे जो जब से जेल में आए उनको लंबी सजा मिल गई, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ना तो उनके परिवार से कोई उनको मिलने आता था, अच्छा। ना वो खुद जाते थे, पैरोल पे भी नहीं जाते थे, कि उनकी फैमिली कोई नहीं थी। मे भी किस स्थिति, किस परिस्थिति, या कोई आर्थिक स्थिति थी, या परिवार ने उसको डंप कर दिया कि दिस पर्सन इज नो मोर, एग्जिस्ट इन आवर लाइफ।
तो उनकी जिंदगी जेल में ही चलती, उनको लगता था कि मेरा जीवन यहीं चलेगा और इसके बाहर कुछ है ही नहीं, हम मैं अगर कल को छूट भी जाऊंगा। कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि इस कैदी को की आज रिहाई है, तो वो कैदी घबराता था कि मैं नहीं जाऊंगा बाहर। आप ये देखिए, अजीब विडंबना है कि लोग कैद से छूटना चाहते हैं, वो कहते हैं मेरी बाहर में कोई जिंदगी ही नहीं, मैंने 15-20 साल यहाँ ताले, मुझे तो लगता है यही जिंदगी, मुझे यहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना। तो वहां काम भी दे दिया जाता है ऐसे हाँ, लोगों को? काम वाम उनको इंगेज रखा जाता है, वो भी रच बस ऐसे जाते हैं कि लगता है हाँ ये ऐसे ही जिंदगी चलती रही, खाना मिल रहा है और कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मेडिसिन है, डॉक्टर है, ये सारी चीजें उन। जैसे कि हमने भी आपके थ्रू हमने भी एक प्रोग्राम किया था, तो हमने वहां पे जब आपने आप लोगों ने हमें भोजन कराया तो बहुत ही बढ़िया भोजन था। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या वो ही भोजन उनको डेली मिलता है या हाँ, अलग बनता है, नहीं कोई नहीं नहीं मेहमान आते नहीं, हैं तो? बहुत बहुत अच्छा उनके लिए जो खाने की व्यवस्था है, बिल्कुल जैसे क्योंकि सामान। तिहाड़ को तो मैंने भी देखा है कि पूरा 5 स्टार होटल की तरह बना दिया आज की डेट में। वो कोई जेल वाला माहौल ही नहीं है, वहां बड़े फ्रेंडली देखिए, है अगर सब आप लोग। अपने पॉडकास्ट में अगर ये बोलेंगे कि तिहाड़ में 5 स्टार वाला माहौल है, तो बहुत सारे लोग तिहाड़ में जाने की कोशिश करने लगेंगे। नहीं नहीं, वो जरूर बोलेंगे कि हमें बुलबुल जी हमें भी एक बार लेके चलिए। तो कोई नहीं, हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे एक बार दोबारा उनको दिखाने की। तो सर, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने एक दोस्ताना संबंध बनाए कैदियों के साथ में, ये तो बहुत ही आपके यादगार अनमोल पल हैं जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और एक ब्लेसिंग्स है। मैं जी चाहती हूँ कि आपको ये ब्लेसिंग हमेशा मिले, और जी इसी यही ब्लेसिंग है जो आपका परिवार और आपको इतनी जल्दी एक एसडीएम तक औहदा मिल गया। नहीं तो कितने साल लग जाते हैं लोगों को यहाँ तक पहुंचने में। जी तो ये परमात्मा की ब्लेसिंग उनके थ्रू आपको मिली है। जी जी। बहुत अच्छी बात है। आपकी जो पहली पोस्टिंग थी उसके अनुभवों में सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति कौन सी थी? हाँ, कई लम्हे थे। एक लम्हा मुझे याद आता है कि मेरी जब जॉब लगी थी 1993 में, तो मैं, एक विभाग होता है वेट एंड मेजरमेंट में, वहाँ इंस्पेक्टर था। वहाँ पे कुछ एक्ट होते थे जिसको हम लोग इन्फोर्स करते थे। तो एक बार एक कंप्लेंट आई, कोई कंप्लेंट आई जिसमें एक रूल होता है, पैकेज कमोडिटी रूल्स की, जो हम लोग कंज्यूमर से रिलेटेड चीजें हैं कि जब आप कोई पैक्ड चीज खरीदते हैं तो उस पर 4-5 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कौन पैकर है, मैन्युफैक्चरर है, डेट ऑफ पैकिंग, प्राइस वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर इसमें कोई चीज लैक कर रहा है तो यू कैन प्रोसिक्यूट देम, हम उनका चालान कर सकते हैं। उस समय उस चालान की सीमा थी 5,000 रुपये, लेकिन 5,000 रुपये भी काफी बड़ा अमाउंट होता हम्म। था। 2000 ने 1993-94 में, 94 की बात कर रहा हूँ। तो एक बार मुझे कंप्लेंट मिली कि भी फला फला आप जगह जाइए, ये एक शॉप है और वहाँ पे इस एक्ट का वायलेशन हो रहा है, आप जाइए और केस बना के लेकर के आइए। और कहीं बहुत ऊपर से उसकी रिपोर्टिंग भी हमने करनी थी कि आई हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट देम। तो जब मैं वहां पहुंचा, ढूंढते ढांढते, मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, ढूंढते ढांढते गलियों में होते थे, मैंने कहा यार इतना बड़ा कंप्लेंट है, इतना हैवी कंप्लेंट है, इतनी कंप्लेंट है, तो जरूर कोई बड़ी दुकान होगी या बड़ा कोई बिजनेस मैसेज होगा जहाँ कुछ वायलेशन हो रहा होगा। तो लेकिन वो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत मशक्कत के बाद वो एड्रेस मिला और मैं वहां गया। तो वहां पे मैंने क्या देखा, एक छोटी सी दुकान और एक बुढ़िया उसमें बैठी हुई है। और मुश्किल से अगर उसके पूरे दुकान के सामान का वैल्यूएशन अगर मैं करूं, तो पूरे दुकान के सामान का वैल्यूएशन भी 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। नॉट अच्छा। मोर देन, पूरा सारा सामान जितना। तो सामान क्या था, वो टॉफी है, कुछ छोटे मोटे कुरकुरे हैं, फलाने का, इस तरह से लोकल चीजें। तो ओल्ड लेडी थी, मैं पहुंच गया वहां पे। मैंने कहा भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, फलाने का है। तो उसने बड़ा दीन भाव से कहा कि बाबूजी बैठो, पानी पियो, और हमारा तो ये रोज का हिस्सा हो गया है, कभी ए डिपार्टमेंट आती है, कभी लेबर आती है, कभी एमसीडी आती है, रोज ही कंप्लेंट आती है हमारे पास, आप भी कर लो, देख लो। तो आई रियली फाउंड कि देर इज ए वायलेशन, कुछ न कुछ पैकेट पे कमी है और स्टेट वे केस बनता है। फिर मैंने उनसे वजह जानने की कोशिश करी कि क्यों, आपका तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इतना क्यों आपके पीछे कोई कंप्लेंट है। तो उसने बताया कि जी हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है हमारे रिलेटिव से उसमें।
तो वो बेसिकली मुझे बेदखल करना चाहते हैं, यहाँ से भगा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे तमाम जगह डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट कर रखी है, और वो लोग कोई पहुंच वाले लोग हैं, तो उस वजह से मेरे को परेशान परेशान कर रहे हैं, और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। तो आप भी केस बना दो, मुझे क्या दिक्कत है। खैर मैंने सारा कुछ नोट करके, और मैंने स्ट्रेट वे केस बना करके मैंने सोचा कि देखिए, एक हर चीज का एक ह्यूमन एंगल होता है, एक व्यक्तिगत, और एज ए ह्यूमन बींग्स आप किसी चीज को असेसमेंट करते हैं जब आप एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले करके अपने जो मेरे बड़े अधिकारी थे, क्योंकि देवर वेटिंग फॉर माई रिपोर्ट कि आपको रिपोर्ट करके लाना है और हमने आगे रिपोर्ट दे देना है, जो रूटीन में चलता है। लेकिन मैंने सर को जाकर के सारी चीज बता दी। मैंने कहा सर ये स्थिति है, नो डाउट इसमें केस बनता है, हम बनाए तो बन जाएगा, लेकिन इट इज टोटली अनजस्टिफाइड। हम लोग कानून का पालन करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना चाहिए ह्यूमिलिटी कि भी इसके चाहिए। पीछे क्या मोटिव है, और क्या क्या वायलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो शायद मैंने तो रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी, फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, उसके कंप्लेंट को ह्यूमैनिटेरियनी ग्राउंड पे उसको कंसीडर किया गया, एंड दैट लेडी वाज लेट ऑफ विथ वार्निंग ओनली। तो ओके। वो मेरा एक पहलू था, मैं चाहता तो बिल्कुल उसको प्रोसिक्यूट करके कुड हैव टेकन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, बट दैट डिसीजन आई टुक, आई कन्विंस्ड माई सीनियर्स एंड दे एग्रीड। तो वो मेरे दिल के बड़ा करीब है एक वाह, निर्णय, बहुत अच्छा। जो ये ह्यूमिनिटी इसी को कहते हैं कि आपके अंदर वो चीज अभी भी मुझे है लगा कि हमने कि उसके लिए कुछ अच्छा किया। जस्टिफाई किया। सर, एसडीएम के रूप में आप समाज के लिए सबसे अहम योगदान क्या मानते हैं? आज जिस पोस्ट पर आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाज को आप ऐसा क्या योगदान दें कि आने वाले युगों युगों तक लोग आप जैसे लोगों को याद कर सकें? जी बुलबुल जी, मेरी नौकरी की यात्रा में, जर्नी में, एक अभी मैं जिस मुकाम पे हो, तो मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ मयूर विहार सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिल्ली में। तो नो डाउट जैसे जैसे आपको अधिकार मिलते हैं, उपलब्धि मिलती है, आपके चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, आपके साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं। यस। तो जो एसडीएम की नौकरी है, ये पब्लिक डीलिंग का एक डिपार्टमेंट है। तमाम तरह के पब्लिक इस कार्यालय में आते हैं, विजिट करते हैं, और उनकी बहुत तरह की समस्याएं होती है। वो सारी तरह की समस्याएं, किसी भी तरह की समस्या हो, इवन पुलिस से हो, प्रशासन से हो, आपदा से हो, घरेलू कलह से हो, ओके। तो अगर लोगों को लगे कि मैं सरकार के पास मुझे जाना है, तो मैं कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं। तो यह एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग अपेक्षा से आते हैं कि अपनी मेरे, समस्याएं हाँ, लेकर आते कि भाई मेरे को यहाँ पे कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ समाधान मिलेगा। तो निश्चित रूप से आ, इस पोस्ट में अगर पावर है, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लोग आए हैं अपनी समस्या लेकर, उसका हम क्या समाधान कर सकते हैं, क्या मैं डायरेक्ट उसको रिजॉल्व कर सकता हूं, या फिर जो संबंधित डिपार्टमेंट है मैं उसको डायरेक्शन दूं। तो डेफिनेटली हम लोग करते हैं। बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे SC एक्ट, SC एक्ट, ST एक्ट है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो अगर कोई अपनी समस्या लेके हमारे पास आया, और उसका समाधान अगर सोशल वेलफेयर, जैसे किसी का पेंशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई एडमिशन की समस्या है, तो एज ए एसडीएम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम कह सकते हैं। हमारे कहने का वजन होता है। हम लोग रिव्यू मीटिंग भी बुलाते हैं। जो जिलाधिकारी होते हैं, दिल्ली से अगर हट के हम लोग बात करें, तो पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको वो लोग मॉनिटर करते हैं, उनको अधिकार है। तो मॉनिटर के साथ वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो संबंधित अधिकारी है डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि पब्लिक अगर परेशान होकर के किसी भी वजह से आए हैं, तो मैं उनका समाधान ढूंढूं, उनको संबंधित डिपार्टमेंट के पास भेजूं, या खुद पहल लूं
खुद कहीं किसी को फ़ोन करने से अगर बात बन जाए, चिट्ठी लिखने से बात बन जाए, उनको बुला करके कहना पड़े तो बात बन जाए, तो ये लोग हम लोग पब्लिक ग्रीवेंस हम करते लोग हैं, रिड्रेसल बहुत बड़ी करते जिम्मेवारी है आपके ऊपर तो। और ये सच में कहने की बात होती है कि पोस्ट बड़ी है, और वो कहते हैं ना गवर्नमेंट जो होते हैं आराम करते होंगे, बैठते होंगे जाके, तो आपको बातें आपकी सुन के तो लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर आप जैसे ये सारा जन नागरिकों के लिए सब कुछ करते हैं, जन कल्याण के लिए, अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे गरीब, कमजोर, जरूरतमंद लोग भी आते होंगे, तो इन इन तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए आपने कोई खास कदम उठाए हैं या सरकार ने उठाए हैं? हैं। बिल्कुल उठाती है, जितने जन कल्याण की जो योजनाएं होती है, देखिए हमारे समाज में, हमारे देश में ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सक्षम लोग हैं, सक्षम किसी भी तरह से, या तो पैसे से सक्षम है या बल से सक्षम है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, खुद करवा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी देखिए दिल्ली में एक योजना आई, आयुष्मान भारत योजना आई है, केंद्र सरकार की योजना है जिसको दिल्ली सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसका लाभ कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे उनको कार्ड बना दिया जाए सो दैट कि उनकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। उसी तरह एजुकेशन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, तो उनको स्कूलों में उनके लिए सीटें रिजर्व होती है, वहाँ तक वो कैसे पहुँच सकें, उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें। हॉस्पिटल्स में उनके लिए अलग से बेड्स सुरक्षित होते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँच सके। चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो होते हैं, उनके लिए कई सारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकें। तो ये सारे कार्य एसडीएम ऑफिस में देखे जाते हैं, किए जाते हैं, ओके। कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। इन सब के अलावा अगर कोई आपदा आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो सबसे पहले अगर रेस्क्यू के लिए कोई जाएगा तो हमारा डिपार्टमेंट जाएगा, पुलिस जाएगा, और भी डिपार्टमेंट आएंगे। तो हम लोग एज ए एसडीएम किसी भी आपदा के लिए इंसिडेंट कमांडर होते हैं। ओके। मतलब अगर मान लीजिए कि दिल्ली में भूकंप आ गया और डैमेजेस हो गए, मल्टीपल डैमेजेस, तो who will take a call? We will take a call. We will become an incident commander, and within minutes we have to call the departments. उसमें हम एमसीडी भी बुलाएंगे, फायर भी बुलाएंगे, पुलिस भी बुलाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, और जहाँ से भी हमें जो सूचनाएं मिलेगी कि जहाँ पे रेस्क्यू करना है, जहाँ हॉस्पिटल भेजना है, जहाँ पे हमें एयरलिफ्ट करना है, क्या हम लोग कर सकते हैं, तो उस समय हम सब लोग आप सब इंसिडेंट काम। कमांडर होते हैं। आपदा प्रबंधन में हम लोग का रोल बड़ा बढ़ जाता है। जैसे अभी दिल्ली में यमुना में बाढ़ आ गई थी रातों रात, फिर काफ़ी लोग यमुना खादर में रहते हैं, उसको वहाँ से रेस्क्यू करना, निकालना, निकाल के लेके आना सुरक्षित जगह ये पे। सब काम आपके जिम्मे होते जी हैं। जी, तो उसमें उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, तो ये सारा काम हम लोग को दिया जाता है। आप एक गुड ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मतलब थोड़े से गरीब लोगों के लिए ज्यादा है या अमीरों के लिए ज्यादा है, ये थोड़ा बताएंगे? क्योंकि देखिए अमीरों के साथ तो सब कहते हैं सभी कोई होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं, सुना है ऐसा कि जो थोड़ा सा करप्शन हर जगह होता है, पर अभी जो मोदी जी ने थोड़ा कम कर दी है सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि आपके मन में शुरू से ही कुछ ऐसे तबके लोगों के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है। अब उनके लिए कुछ खास करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आप समाज को, दर्शकों को बताएं ताकि लोग आपसे जुड़ें। और हम आपका जो है डिस्क्रिप्शन में आपके वेबसाइट का पूरा दे देंगे, किसी को भी कोई काम होगा तो संजय अंबष्ठा जी हमेशा हाजिर रहेंगे। तो आप बताएं थोड़ा उनके लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग आपसे और जुड़े। बिल्कुल सही आपने कहा कि मैंने भी अभी पहले कहा था कि समाज दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग सक्षम हैं, कुछ लोग सक्षम नहीं हैं, लेकिन सक्षम होने की कगार पे हैं।
तो जो उस क्यू में है, हमें उनका ध्यान पहले रखना है। जो कतार में लगे हुए हैं, जिनको मालूम है कि हमको कतार को कैसे क्रॉस करना है, वो तो क्रॉस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई गलत कर रहे हैं। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी तो उसको मालूम है कि मुझे वहां तक कैसे पहुंचना यस। है ना। लेकिन जो नहीं पढ़ा है, अब जैसे अब बहुत सारी चीजें, योजनाएं ऑनलाइन हो गई है। अब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको मोबाइल पे ऐप चलाना आना चाहिए। अगर नहीं है तो उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, आपका अच्छा। हाथ हम पकड़ करके हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो सक्षम है वो अपने आप पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब सरकार में आप हैं, तो जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनकी सबसे ज़्यादा अपेक्षा होती है सरकार से। तो उनकी अपेक्षा को पूरा करना, उनको सहयोग देना, उनके हाथ को पकड़ना, उनका हैंड होल्डिंग करना, वो अच्छा लगता है। और जब उनको कुछ मिलता है, या जब लगता है कि हाँ सरकार हमारे साथ है, तो उन्हें भी खुशी होती है। उन्हें इस व्यवस्था में एक विश्वास जगता है कि जो सरकारी व्यवस्था हमारी, जो हमारे देश की का प्रजातंत्र है, जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा पब्लिक सेंट्रिक है, पब्लिक के लिए बना है, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए बना है। तो ये सब करके अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए आपने कौन सी ऐसी पहल की है जो आपने खुद की हो और आपको सरकार ने उसके लिए अप्रिशिएट किया हो? महिलाएं और बच्चे भी इसी सारे कार्यक्रम के हिस्सेदार हैं। महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित बहुत जैसे सारे उनको मारपीट की जाती है, या फिर उनको थोड़ा सा उनको हर्ट ज्यादा किया जाता है, उस तरीके से। हाँ, तो कानून बने हुए हैं, इस तरह के कानून बने हैं। तो जहाँ भी कानून का वायलेशन हो रहा है, अगर वो अपनी किसी समस्या को लेकर के आते हैं हमारे पास, तो उसके लिए स्पेशल इंटरवेंशन हम लोग करते तो वो हैं। डायरेक्ट आपके पास आ सकते हैं कि नहीं, हाँ, बीच में आ कोई सकते हैं, उनको आ पहले सकते हैं। कोई मीडिएटर चाहिए? बच्चों से मुझे ध्यान आया, एक कानून है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं, चाइल्ड रेस्क्यू। यस। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी इंडस्ट्री है जो हैजार्डस इंडस्ट्री है, वहां पे वो लोग चाइल्ड लेबर लगाते हैं बच्चों को, जबकि हमारे यहाँ कानून है कि आप बच्चों से बाल मजदूरी नहीं नहीं करा करवा सकते सकते हैं। हैं, लेकिन वो लोग करवाते हैं। तो इसमें कुछ एनजीओज हैं जो इस तरह की सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, और फिर वो सूचनाएं लेकर के हमारे पास आते हैं। तो हमारा एक टास्क फोर्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में उस टास्क फोर्स की मदद से अपने सुपरविजन में सैकड़ों बच्चों को हमने छुड़वाया है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हैजार्डस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इनह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे थे। तो हम लोग पुलिस के साथ, एनजीओ के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जाकर उस पर मैसेज पे रेड करते हैं, उन बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस प्रमाइसेस को सील करते हैं। उनकी डीसीलिंग के लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करते हैं, इनको चाइल्ड रेस्क्यू होम्स होते हैं वहाँ भेजते हैं। इनके जितने बैक वेजेज होते हैं, अगर किसी ने 6 महीने से काम किया है, बंधुआ मजदूर की कैटेगरी में है ये बच्चे, तो अगर उन्होंने 6 महीने, साल भर, 2 साल से काम किया है और उसके मालिक ने उसको अगर पूरी तनख्वाह नहीं नहीं दी है, दिया तो वो सारे बैक वेजेज उनको दिलवाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधे तो ट्रांसफर उनके होते हैं। खिलाफ कोई कंप्लेंट्स भी हाँ, होती हैं? हाँ, उनके खिलाफ जिन लोगों ने एम्प्लॉय किया है उनको, जिन्होंने बाल मजदूरी करवाई है, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है। और इन बच्चों को रिफॉर्मेशन सेंटर में भेजते हैं। वहाँ पे सरकार की कई योजनाएं होती है जहाँ पे उनको पढ़ाई के लिए और उनको रोजगार संबंधित जानकारी या फिर उस तरह का हुनर दिया जाता है, सो दैट कि वो लोग बाल मजदूरी से बचें और एक सामान्य जीवन जी एक सकें। बच्चों से रिलेटेड एक अचानक ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में होता है कि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 13-14 साल की उम्र में, जब वो टीन एज में होते हैं, तो छोटे ही बच्चों को इतना कोई वहां पे पेरेंट्स मार पिटाई नहीं कर सकते उनके साथ में। तो क्या आपके पास ऐसे बच्चे भी कंप्लेंट लेके आते हैं कि जो उनके पेरेंट्स उन पे हाथ उठाते हैं? ऐसे भी केस आते हैं यहाँ इंडिया में? कम आते हैं,
हमारे पास डायरेक्टली कम आते हैं। अगर आते होंगे तो बेसिकली जो दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर है वो पुलिस के पास होती है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती होगी तो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आकर के मुझे लगता है पुलिस के पास आती होगी पहले। लेकिन अगर कोई हमारे पास हमारे संज्ञान में अगर कोई ऐसी चीजें आती है तो हम लोग निश्चित रूप से पुलिस को बोलते हैं और पुलिस के थ्रू पर कार्रवाई हमारे की। भारत में भी ये अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा डरते भी हैं बच्चे जाते हुए, कि बाहर के देश में तो बहुत ज्यादा है कि पेरेंट्स हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को, और यहाँ पे तो दे धड़ाधड़ पिटाई होती है बच्चों की। तो अब थोड़ी कम कर दी है लोगों ने, हमने भी बहुत पिटाई की है, पर हमारे बच्चे सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि वाह हमें भी मार पड़ी है। तो सर, आप नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए आपने ऐसा, जो आपने बताया ऐप्स है, जो जो भी चीजें, क्या रास्ता अपनाया है गवर्नमेंट ने? देखिए, अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी पहल हुई है इस सरकार के आने के बाद। अभी दिल्ली में हम लोग हर हफ्ते जो लोकल एमएलए हैं, काउंसलर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ उन्हीं के क्षेत्र में जाकर जन सुनवाई कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है, एक जगह निश्चित किया जाता है, उसमें जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो एमसीडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ड्यूसिब हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट जिनसे लोगों को रोजमर्रा रोज रोज की चीजों के लिए जाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, जैसे कहीं नाली बह रही है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए होते हैं जिनकी सुनवाई उनको नहीं की जाती है। तो हम लोग एक जन सुनवाई कार्यक्रम रखते हैं, उसमें जो लोकल विधायक होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। आप भी जाते हैं उसमें? हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ओके। जाते नहीं हैं, हम ही उसको होल्ड करते हैं, हम ही उसको प्रिसाइड करते हैं, हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें हम इन सारे अधिकारियों को बुलाते हैं और जन प्रतिनिधि के सामने और वहाँ के लोकल पब्लिक को बुलाते हैं, फिर उनसे उनकी समस्याएं सुनी जाती है ओके। कि आपको क्या इश्यूज आ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके इलाके में इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, आपके इलाके में कोई न्यूसेंस हो रहा है। तो जो भी समस्या होती है उसको सुन करके जो संबंधित अधिकारी वहां होते हैं इमीडिएट उनसे उन पर उनका रिएक्शन मांगा जाता है कि ये इनकी समस्या आप बताइए कि ये इसमें क्या सच्चाई है और इसका क्या समाधान। तो उनको हम लोग बाउंड कर देते हैं कि इनकी ये समस्या है, इसका आप समाधान कीजिए और समाधान करके उसमें एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो ये एक अच्छी पहल है जिसको हम लोग हर हफ्ते लगभग अपने जिले में रखते हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम ये में। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी एक पहल की है, इसके लिए तो थैंक यू करना चाहिए हमें। जी जी। संजय जी, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी प्रशासनिक रणनीतियां क्या हैं? हम्म। कानून और व्यवस्था एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही अभिन्न और एसेंशियल चीज है। अगर पब्लिक ऑर्डर नहीं है तो फिर अनार्की हो जाएगा। कई चीजें हैं, कुछ पहल सरकार करती है और कुछ पहल पब्लिक को भी करनी होती है। एज ए पब्लिक हमें भी मालूम होना चाहिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर हम खुद कानून तोड़ते हैं तो हम दूसरे को कानून तोड़ने से मना नहीं कर सकते। तो पब्लिक अवेयरनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सब सारा का सारा आप सरकार से ही अपेक्षा कीजिए, वो वो भी बात सही नहीं हाँ है। वो बात भी ठीक नहीं है। तो हम लोग नियमित रूप से हम लोग मीटिंग्स करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग एज ए एसडीएम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो या कोई, जैसे अभी दिल्ली में रामलीला का आयोजन हुआ, कांवड़ यात्रा चली, अभी दिवाली का टाइम होगा, छठ पूजा होगी, तो जब बड़े बड़े त्योहारों के माहौल होते हैं तो उस समय स्पेशल ध्यान रखा जाता है लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। ओके। और बाकी रूटीन में तो जो काम होता है वो तो होता बहुत अच्छा। सर, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने का आपका क्या दृष्टिकोण है? है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से एक दीमक की तरह हमारे समाज को खा रहा है, लेकिन इसमें फिर से मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार जो पब्लिक है
उसको भी समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार से आपका क्या डेफिनेशन है। अगर आप एज ए पब्लिक भी कोई काम गलत कर रहे हैं तो वो आप भी। भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यस। आप ये मत समझिए कि जो सरकार या सरकारी अधिकारी कुछ कर रहे हैं वही सिर्फ भ्रष्टाचार की गिनती में आती है। आप अगर मकान बना रहे हैं और मकान आप सरकारी नक्शे से नहीं बना रहे हैं, आपने पब्लिक के लैंड को इनक्रोच कर लिया है, तो ये भी भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार की आप शुरुआत कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक वाइड सब्जेक्ट है। इसको सबको समझना पड़ेगा, इसको सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। वेरी नाइस। सर, अपने अधीन कर्मचारियों के साथ आप किस तरह से एक अपना समन्वय और प्रेरणा स्थापित करते हैं, जो आपको पसंद करें, करते हैं लोग, करें और पसंद करें और आपको फॉलो करें कि आपने अपनी लाइफ में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, किस तरीके से उसको आप एडजस्टमेंट करते हैं? बुलबुल जी, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा नेचर है, मैं अपने नेचर को जितना मैं जानता हूँ, तो मैं जहां भी रहता हूँ, घर में, समाज में, दोस्तों में या अपने ऑफिस में, तो मेरी कोशिश ये रहती कि मैं एक टीम तैयार करूं। अब देखिए, टीम दो तरह से होते हैं। या तो मैं डांट डपट के, मैं ऑफिसर हूं, मैं डांटूंगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, ये नहीं करोगे, एक ये तरीका होता है काम करने का। एक तरीका होता है कि वॉलंटियर, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वॉलंटियर तैयार करता हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़े, उनको मेरे साथ काम करके मजा आए, उनको आनंद आए, दे शुड एंजॉय। जी। मैं एक एग्जांपल दूंगा। इससे पहले मेरी नौकरी यहाँ थी, मैं दिल्ली सरकार के खेल विभाग में मैं डिप्टी डायरेक्टर था, और पूरे दिल्ली की जितनी खेल गतिविधि होती थी, नेशनल, इंटरनेशनल, बॉयज, गर्ल्स, ये सारा काम मुझे देखना होता था। तो वहाँ कोचेज होते थे, खिलाड़ी होते थे, और हम लोग प्रशासन के लोग होते थे। तो वहाँ पे मैंने ऐसी टीम वर्क, टीम भावना करने बनाने की तैयारी तैयारी करी। हम लोग बड़े बड़े नेशनल लेवल पे खेलों का आयोजन करते थे। तो अगर मैं उसको ऐसे समझूं कि ये 10 से 6 की नौकरी है, कि 10 बजे आओ 6 बजे चले जाओ, तो वो आयोजन हो ही नहीं सकता था। तो मैं इस तरह से टीम बनाता हूँ या इस तरह से मोटिवेट करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं किसी आयोजन में या जैसे किसी भी कार्य में, तो दे शुड एंजॉय। ना वो टाइम देखें, ना वो समय देखें, उनको लगे कि मैं इस मुझे आई एम ब्लेस्ड। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन है, उसमें गिनती के लोग हैं जिनको ये जिम्मेवारी मिलती है ये करने के लिए। सबको का हर कोई चाहे कि मैं ये काम कर लूं, आपको दिया ही नहीं जाएगा साहब, ये रोल आपको नहीं दिया जाएगा, मुझे दिया गया है, मैं वहां तक पहुंचा हूं, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं, ऐसी कोई छाप छोड़ के जाऊं, एक यादगार एक बन जाए। एक वर्क कल्चर डेवलप करूं। तो मेरी कोशिश ऐसी होती है, सबॉर्डिनेट के साथ एक वर्क कल्चर डेवलप करूं, सो दैट कि जब मैं आऊं तो उनको लगे खुश एक हो जाए सब। माहौल चेंज हो गया। और किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसको भी सुनूं, किसी के यहाँ कोई व्यक्तिगत बात हो गई तो वहां पे उनका हाल पूछना, जाना आना, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो मैं टीम वर्क में काम करता हूँ, और शायद मेरी सफलता का राज भी यही है कि लोग, बहुत ही बढ़िया। मेरे सबॉर्डिनेट मुझे साथ क्योंकि देते हैं। आपके जो आपके विचार हैं वो आपको बहुत डाउन टू अर्थ दिखा रहे हैं कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, और आपने अपने कर्मचारियों के साथ इतना अच्छा फैमिली वाला माहौल, पारिवारिक माहौल बना लिया कि वो आपको मिस करते होंगे जिस दिन छुट्टी होती होगी, कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं हमारे पॉडकास्ट में संडे को, सोच रहे होंगे कि आज भी आ जाते सर। तो ऐसे ही हमें बनना चाहिए, इतना हम्बल होना चाहिए कि लाइफ में अगर हम आए हैं तो हम थोड़ी सी खुशियां दे के जाएं लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें बिल्कुल सबको सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ तो इससे। कोई ऐसा पल रहा जब आपको लगा कि आपने समाज के लिए सच में कुछ बड़ा किया, या बहुत सा- जेल में रहते हुए रहा वो कोई, या आपके इस एसडीएम की जॉब में, या किसी भी आपकी जॉब में, क्या आपको ऐसा गर्व महसूस हुआ कि आज मैंने ये काम ऐसा किया? हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं आपको खेल विभाग का ही एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीम लेकर के मैं टोक्यो गया था। बच्चों की टीम थी, अंडर 17 बैडमिंटन और टेबल टेनिस की टीम थी। और
टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ये टूर्नामेंट करवाती है, जिसमें विश्व के चोटी के देशों के खिलाड़ी अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स खेलने जाते हैं वहां पे। और लगभग 15-20 साल से दिल्ली की टीम वहां जाती थी, मैच खेलती थी, खेल के आ जाती थी, खेलती थी, खेल के आ जाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि कौन लोग जाते थे, कैसे जाते थे, क्या टीम सिलेक्शन होता था, क्या मोटिवेशन होता था, क्या तैयारी होती थी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहते हुए एक मौका मिला कि मैं भी टीम सेलेक्ट करूं और मैं टीम लेकर के जाऊं। तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ द बेस्ट टीम जो हो सकता था वो मैंने सेलेक्ट की यहाँ पे, बैडमिंटन की और टेबल टेनिस की, और उसको लेके टोक्यो गया। मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूं। मेरा फाइनल मैच जापान के साथ, दिल्ली का मैच जापान के साथ टेबल टेनिस का हुआ, मतलब हम लोग फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में हमारी भिड़ंत थी। तो हम लोग गिनती के 15-20 लोग थे वहां पे, और वहां पे जो हमारी हुटिंग थी, जो हमारा सपोर्ट था टीम के लिए, और जो हमारे कोचेज गए थे, इतने, एक हफ्ते का टूर था, इतने, मतलब हम लोग रोज रात में स्ट्रेटजी बनाते थे कि कल उससे हमारा भिड़ंत है, उसके साथ खेलना है, ऐसे स्टडी, सुबह स्टेडियम जाते थे, पूरे दिन खेलते थे, खिलाते। फाइनल मैच, फाइनल चल रहा है हम लोग का, अप डाउन अप डाउन, और वो मैच बुलबुल जी हम लोगों ने जीता। ओ क्या बात। रोंगटे खड़े करने वाले वो पल थे, और हमने जापान में जापान को हराया, गोल्ड मेडल लेकर के आए। वाह तो क्या एक बात है। इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि 15 साल में हमने वो चीज, मैंने कोई मेडल लेकर के नहीं आते थे, और मुझे ये मौका मिला और मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया, हम लेकर के आए। फिर यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हमारे लिए बहुत भव्य स्वागत था, ढोल नगाड़े थे, तो वो बड़े अविस्मरणीय आप क्षण कह थे। रहे हैं मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे इंडिया की बात करते ही मेरे तो गूज बम्स आ जाते हैं। इंडियन फ्लैग्स को जापान में होस्ट करने का बात ही कुछ और था। बहुत वहां पे बढ़िया। हमने इंडियन फ्लैग्स को लहराया, बहुत बढ़िया। और बच्चों के साथ हमने वो ट्रॉफी ली, मेडल लिया, इंडिया आए। फिर यहाँ हम अपने बॉसेस के पास, मंत्री के पास, बहुत अच्छा। सीएम के पास लेकर के गए। तो वो एक अचीवमेंट का लम्हा है जिसको मैं हमेशा याद करना बहुत ही, चाहूंगा। वो तो बहुत ही आपके लिए यादगार पल जी। है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आपने अपनी सारी जिम्मेवारियों को बहुत बखूबी निभाया और आगे भी निभा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहें। हम्म। तो हम अब, अभी और भी बहुत कुछ है संजय जी के बारे में, हम एक बहुत ही राज की बात आपको बताएंगे अभी 1-2 मिनट के बाद। आप आखिर में हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को प्रशासनिक सेवा और समाज के लिए वो ऐसा क्या करें, वो किस, इस लाइन में किस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या ऐसा कोर्स करना चाहिए कि, देखिए हर कोई तो आपने बोला इस पोस्ट पे नहीं पहुंच सकता, बहुत मेहनत है, बहुत मशक्कत की जरूरत है, लेकिन कुछ हद तक वो अपने हृदय को एक, मतलब हम्बलनेस के साथ और एक विचारों को सुदृढ़ता देते हुए और अच्छे कार्य करते हुए इस लाइन तक पहुंच पाए। देखिए बुलबुल जी, समय बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जहां तक करियर की बात है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेज आए। जिस जमाने में हम थे, जब हम लोग अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो लोग सरकारी नौकरी की तरफ बहुत भागते थे, लगता था कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। जो अभी नई जनरेशन आई है, और जेनजी जिसको बोलते हैं, इसमें काफी हद तक सरकारी नौकरी की तरफ जाने की उदासीनता आई है। लोग कॉरपोरेट में भाग रहे हैं, कॉरपोरेट में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, या बिजनेस में, या स्टार्टअप में। इवन हमारे खुद के बच्चे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, लेकिन वो अपनी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहते हैं, वो कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल में है। ठीक है, आप जहां भी रहें, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसी नौकरी में रह करके समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, बस आप अपना ध्येय रखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको समाज बहुत कुछ देता है, आपको परिवार बहुत कुछ देता है। एक समय जब आएगा, आप सोचिए कि इसको हमें वापस लौटाना है, तो आप इस जिंदगी में
कितनों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, कितनों की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, वही आपकी असली अचीवमेंट है। क्योंकि इस धरती पे हम लोग लिमिटेड समय के लिए आए, 50, 60, 70, 80, 90, राइट, यही समय है। और उसमें भी देखिए, आप 20-25 साल तो आप निकाल दो, वो आपकी पढ़ाई में गई, आपको करियर बनाने में, वहां तक लेवल तक आने में लगेगी। उसके बाद परिवार की भी जिम्मेवारी की, तो जो आपका मोस्ट एनर्जेटिक और फर्टाइल पीरियड रहेगा 25 साल के बाद, मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए नेक्स्ट 20 से 25 साल, 50 साल तक, तो ये 25 से 50 साल का जो उम्र है, वो सबसे आपका मोस्ट एनर्जेटिक और फर्टाइल रहेगा। तो उस समय में आप अपने लिए अचीव कीजिए, और फिर एक समय के आने के बाद आप समाज। सोचिए कि हम समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। 50 के बाद फिर एक अलग लाइफ होगी, उसमें भी आप करते रहिए, लेकिन तब तक आप एक स्टेबल हो जाएंगे। और देन +50 आपको एक सेटिस्फेक्शन का भाव आएगा कि यार हमने जिंदगी जी, और हमने गर्व भी होगा। अचीव किया, हमने वापस भी किया। अब हम ठीक हैं, मतलब हमें बहुत ज्यादा शक शुबा नहीं है, हमें बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है जिंदगी से। भाई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने लिए कमाया। कमाई के साथ बहुत अच्छा आपने संदेश दिया युवा पीढ़ी को कि किसी भी हम फील्ड में रहें, पर हमें कुछ समाज के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। सोशल एक्टिविटीज करें, घर के आसपास कोई बुजुर्ग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं। जरूर नहीं है कि हर चीज के लिए सरकार के पास ही भागना है। जो चीजें अगर हमें, जैसे आपने कहा, सक्षम है, अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो हमें पहल करनी चाहिए, उसके बाद हमें आगे जाना चाहिए। समाज, सरकार तो हमारे लिए है ही है, सरकार तो सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन खुद समाज को भी आगे आना आना पड़ेगा। जी। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा हमारे बीच में संजय अंबष्टा जी की प्रेरक जीवन की इतनी सुंदर उपलब्धियां, उनकी जो उन्होंने अब तक अचीव किया, जैसे उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को, प्रशासनिक जिम्मेदारियों को, समाज सेवा को अनुभव किया। तो दोस्तों, आज हमने संजय अंबष्टा जी की प्रेरक जीवन की यात्रा को महसूस किया, सुना, आपके सामने लेकर आए हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। इन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों और समाज सेवा के कैसे कैसे अनुभव जिए हैं, तिहाड़ जेल में किस तरीके से इन्होंने कैदियों की हेल्प की, कैसे उनके मनोरंजन का, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखा है, किस तरीके से इन्होंने एक दोस्ताना संबंध सबके साथ बनाया, युवाओं और समाज के लिए एक बहुत प्यारा उन्होंने संदेश दिया है कि सबको अपनी अपनी फील्ड में कुछ कुछ योगदान जरूर देने चाहिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे समर्पित और प्रेरक व्यक्तित्व से सीख लेने का आज अवसर पा पाए हैं। तो उसके लिए बहुत सारा आपका थैंक यू। और जो राज की बात यह है कि संजय जी एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। ओहो। तो संजय जी एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, ये इनका शौक है। देखिए, समाज के लिए कार्य करते करते, एक सरकारी इतने बड़े एसडीएम ऑफिसर होते हुए भी ये अपने घर में पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं। मुझे पता है ये हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करते हैं और कहीं कहीं गाते भी रहते हैं। और अभी इसके बाद इनको एक जगह पे जाना भी है सिंगिंग के लिए। तो आपने इतना कीमती समय दिया, तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप अपनी मधुर आवाज में दो चार पंक्तियां उन्हें सुनाएंगे। बुलबुल जी, मैं अपने आप को कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं सिंगर हूँ, लेकिन हाँ, मुझे शौक है गाने का। अपने खुद के की खुशी के लिए गाता हूँ, और कोशिश रहता हूँ कि कुछ लोग शौक के की तो सामने कोई रहो। कीमत नहीं होती है, जी जी। तो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो प्लीज सुनाइए। चलिए, 2 लाइन में सुना रहा हूँ। एक गीत है, मधुर गीत है, लाइफ की फिलॉसफी पे गीत है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हे हे हे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई
तो और खुल गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना क्या बात है, बस चलते जाना। थैंक यू बुलबुल जी। ये सॉन्ग तो आपको ही डेडिकेट है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ को पूरा डेडिकेट करता है कि एक राह रुक गई तो और पता नहीं खुल कितनी गई। राहें खुल गई। जी जी। तो हम सबको ही, हम सब मुसाफिर हैं दर्शकों, कि चलते जाना है, चलते जाना है। और हमारी इस बुलबुल की महफिल में संजय जी ने आकर हमारा भी मान बढ़ाया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं कि एसडीएम जो होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत ऊंचा ओहदा है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसका सॉल्यूशन भी वो निकाल देते हैं। थैंक यू सो मच आपका यहाँ थैंक पर। यू बुलबुल जी। मैं दो शब्द आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल जी आपका। आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे निमंत्रित किया, मुझे आमंत्रित किया, मेरे साथ मेरे कुछ निजी अनुभव, मेरी जीवन यात्रा को साझा किया, शेयर किया। मेरे जो प्रशासनिक कार्य हैं, मैं एसडीएम मयूर विहार हूँ, संजय कुमार अम्बस्टा दानिक्स ऑफिसर हूँ। आपने मुझे बुलाया और मेरे अनुभव को साझा किया, शेयर किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।